प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के किरनाहर शहर के एक छोटे से गांव मिराती के एक ब्राह्मण परिवार में 11 दिसंबर 1935 में हुआ था। प्रणब मुखर्जी के पिता श्री कामदा किनका मुखर्जी और माता श्रीमती राजलक्ष्मी मुखर्जी हैं। ग्रामीण बंगाल के बीरभूम में पले बड़े प्रणब मुखर्जी अपने उपनाम पोल्टू के नाम से जाने जाते थे। प्रणब मुखर्जी की पत्नी का नाम शुभरा मुखर्जी है। उनके 2 पुत्र अभिजीत व इंद्रजीत और एक पुत्री शर्मिष्ठा है। प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायक हैं। उनकी बेटी शर्मिष्ठा एक नृत्यांगना है। उनके भाई शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के इंदिरा गांधी सेंटर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए हैं। प्रणब मुखर्जी तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित सूरी विद्यासागर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद प्रणब मुखर्जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई संपन्न की। कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा के बाद पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी शुरू की। करियर के शुरुआती दिनों में प्रणब मुखर्जी लंबे समय तक पहले शिक्षक और एक वकील के तौर पर काम किया। प्रणब ने अपना करियर कोलकाता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में क्लर्क के रूप में शुरू किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकार के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाया था। प्रणब मुखर्जी संजीदा व्यक्तित्व वाले नेता थे। पार्टी के वरिष्ठतम नेता होने के कारण वह राजनीति की भी अच्छी समझ रखते थे। बंगाली परिवार से होने के कारण उन्हें रविंद्र संगीत में अत्यधिक रुचि थी। प्रणब मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के अन्य निवासियों की तरह ही मां दुर्गा का उपासक भी माना जाता था और दुर्गा पूजा के दौरान वे माता की उपासना भी करते थे। प्रणब मृदुभाषी, गंभीर और कम बोलने वाले थे। प्रणब को बागवानी, किताबें पढ़ना और संगीत पसंद था। प्रणब का पसंदीदा खाना फिश करी था। वह मंगलवार को छोड़कर करीब रोज ही फिश करी खाते थे। वे रोज सुबह जल्दी उठते थे। पूजा के बाद वह अपने काम पर लग जाते थे। दिन में 1 घंटा सोते भी थे। रात को सोने से पहले वे पढ़ते थे। प्रणब रोज 18 घंटे काम करते थे। सुकांत भट्टाचार्य का लिखा और हेमंता मुखर्जी का गाया अब पृथ्वी उनका पसंदीदा गीत था। इसके अलावा प्रणब चॉकलेट खाना खूब पसंद करते थे। चाचा चौधरी की कॉमिक्स के फैन रहे थे। प्रणब मुखर्जी के पिता कामदा मुखर्जी एक लोकप्रिय और सक्रिय कांग्रेसी नेता थे। वह वर्ष 1952 से 1964 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे थे। पिता का राजनीति से संबंध होने के कारण प्रणब मुखर्जी का राजनीति में आगमन सहज और स्वाभाविक था। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1969 में की, जब वह पहली बार राज्यसभा से चुनकर संसद में आए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर मात्र 35 वर्ष की अवस्था में 1969 में कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा का सदस्य बना दिया। उसके बाद वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। 1982-84 में जब वे भारत के वित्त मंत्री थे तो यूरोमनी मैगजीन ने उनका मूल्यांकन विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के तौर पर किया था। प्रणब मुखर्जी पहली बार वह लोकसभा के लिए पश्चिम बंगाल के जंगीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 13 मई 2004 को चुने गए थे और इसी क्षेत्र से दोबारा 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। इतने सालों तक राज्यसभा के सदस्य के तौर पर राजनीति करने के बाद प्रणब मुखर्जी पहली बार लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से सबसे अधिक 28,252 मतों से जीतने वाले सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी को कई प्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल मंत्रालय संभालने जैसी विशिष्टता प्राप्त है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिपिंग, राजस्व, नौवहन, यातायात, संचार, वाणिज्य और उद्योग, आर्थिक मामले जैसे लगभग सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी हैं। वह कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं। साथ साथ वह लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके थे। पिछले कई सालों तक वह कांग्रेस के मिस्टर भरोसेमंद रहे। भारतीय राजनीति, आर्थिक मामलों व नीतिगत मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले प्रणब को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट में सबसे अनुभवी माना जाता था। प्रणब को संपूर्ण राजनीतिज्ञ माना जाता था।
राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात जब सोनिया गांधी ने राजनीति में आने का निर्णय लिया, तब प्रणब मुखर्जी ने उनके सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कांग्रेस के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के बाद ही सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2004 में रक्षा मंत्रालय सौंपा गया। वर्ष 2005 में पेटेंट संशोधन अधिनियम के दौरान जब यूपीए सांसदों के भीतर मनमुटाव पैदा हो गया, जिसकी वजह से कोई राय नहीं बन पा रही थे, ऐसे समय में प्रणब मुखर्जी ने अपनी सूझबूझ और कुशल रणनीति का परिचय देकर ज्योति बसु सहित कई पुराने गठबंधनों को मनाकर मध्यस्थता के कुछ नए बिंदु तय किए, जिसमें उत्पाद पेटेंट के अलावा कुछ और बातें शामिल थीं। तब उन्हें वाणिज्य मंत्री कमलनाथ सहित अपने सहयोगियों ये कहकर मनाना पड़ा कि कोई कानून नहीं रहने से बेहतर है एक अपूर्ण कानून बनना। अंत में 23 मार्च 2005 को बिल को मंजूरी दे दी गई। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी को दोबारा वित्त मंत्रालय का कार्यभार प्रदान किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए और धन का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बिजलीकरण का विस्तार और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की तरह बुनियादी सुविधाओं वाले कार्यक्रमों का भी विस्तार किया। हालांकि कई लोगों ने 1991 के बाद से सबसे अधिक बढ़ रहे राजकोषीय घाटे के बारे में चिंता व्यक्त की। श्री मुखर्जी ने कहा कि सरकारी खर्च में विस्तार केवल अस्थायी है और सरकार वित्तीय दूरदर्शिता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है। आपातकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसी दौरान उन पर कई गलत व्यक्तिगत निर्णय लेने जैसे गंभीर आरोप लगे। विदेश मंत्री रहते हुए विवादित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को घर में नजरबंद रख सुरक्षा प्रदान करने के प्रणब मुखर्जी के निर्णय पर लगभग सभी मुसलमान समुदायों ने आपत्ति उठाई और प्रणब मुखर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किए। परिणामस्वरूप तस्लीमा नसरीन को 2008 में भारत से बाहर जाना पड़ा। प्रणब मुखर्जी के जीवन से जुड़ी रोचक बातें। प्रणब मुखर्जी का 13 से अनोखा नाता रहा है। वे 13वें राष्ट्रपति बनने के लिए मैदान में उतरे। 13 नंबर का बंगला है दिल्ली में। 13 तारीख को आती है शादी की सालगिरह। इतना ही नहीं, 13 जून 2012 को ही ममता ने प्रणब का नाम उछाला था। जब 1969 में प्रणब राज्यसभा के सदस्य बने तो उनका आधिकारिक घर राष्ट्रपति संपदा के पास ही था। राष्ट्रपति भवन के ठाठ को प्रणब खूब निहारा करते थे। एक दिन उन्होंने राष्ट्रपति की घोड़े वाली बगी को देखकर अपनी बहन अन्नपूर्णा बनर्जी से कहा कि इस आलीशान राष्ट्रपति भवन का आनंद उठाने के लिए वो अगले जन्म में घोड़ा बनना पसंद करेंगे। लेकिन तब उनकी बहन ने उन्हें कहा था, इसके लिए तुम्हें अगले जन्म तक रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसी जन्म में तुम्हें इसमें रहने का मौका मिलेगा। प्रणब मुखर्जी के जो तेवर आज दिखते हैं वही तेवर बचपन में भी दिखते थे। अपनी जिद के चलते उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान डबल प्रमोशन पाया। दरअसल दूसरी कक्षा में उन्होंने अपने परिवार वालों से मिराती गांव के स्कूल जाने से इनकार कर दिया। वह किरनाहर स्थित स्कूल में प्रवेश पाना चाहते थे। किरनाहर स्थित स्कूल 5वीं कक्षा से था। ऐसे में प्रणब ने किरनाहर के स्कूल में सीधे 5वीं कक्षा में प्रवेश पाने का टेस्ट दिया और उसे पास भी करके दिखाया। प्रणब के राष्ट्रपति बनने पर वीरभूम का नाम ऐसे जिलों में शुमार हो गया जहां से 2 देशों के राष्ट्रपति संबंध रखते हैं। प्रणब से पहले इसी जिले में जन्मे अब्दुल सत्तर दकर गांव में जन्मे 1981 से 1982 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। असल में वह विभाजन के बाद ढाका चले गए थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जैल सिंह के बाद वह तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के प्रत्याशी रहते हुए वोट डाला। प्रणब दा ने एक बार अपने खास अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा पीएम यानी प्रणब मुखर्जी की रहूंगा। यकीनन प्रणब मुखर्जी भले ही देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हों, पर विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने सरकार और कांग्रेस के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाई। राष्ट्रपति के तौर पर भी उन्होंने अपनी विचारधारा को कभी संविधान की मर्यादा के आड़े नहीं आने दिया। करीब 50 साल के अपने राजनीतिक जीवन में प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री को छोड़कर हर महत्वपूर्ण पद पर काम किया। यूपीए 1 और 2 में उनकी संकटमोचक की भूमिका ने सरकार की स्थिरता में बेहद अहम किरदार निभाया। खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि सरकार को जब भी किसी जटिल मुद्दे का हल निकालना होता था तो मंत्री समूह का गठन किया जाता और अधिकतर जीओएम के अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी ही होते थे। पार्टी और विपक्ष के लोग भी उनकी याददाश्त के कायल थे।
पार्टी के नेता अक्सर यह कहते थे कि प्रणब दा वाक्य में कोमा आना चाहिए या फुल स्टॉप, इस पर 1 घंटे तक बहस कर सकते हैं। वे 50 साल पुरानी बात भी तिथि के साथ याद रखते थे, इसलिए लोग उन्हें राजनीति का इंसाइक्लोपीडिया मानते थे। 25 जुलाई 2012 से भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद संभाला और 25 जुलाई 2017 को इस पद से सेवानिवृत्त हुए। वैसे तो प्रणब मुखर्जी को कई सम्मान मिला था, लेकिन ये प्रमुख है। 1984 दुनिया के शीर्ष 5 वित्त मंत्रियों की सूची में स्थान दिया गया। 1997 सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से सम्मानित। 2008 पद्म विभूषण सम्मान। 2019 भारत रत्न सम्मान। प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में हुआ। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम हस्तियों ने दुख जताया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें विद्वान और कद्दावर स्टेट्समैन बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की विकास यात्रा में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। गृहमंत्री शाह ने प्रणब दा के शानदार करियर को पूरे देश के लिए गर्व करार दिया। पीएम मोदी ने लिखा, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से भारत दुखी है। हमारे देश की विकास यात्रा में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। वह उत्कृष्ट कोटि के विद्वान और कद्दावर स्टेट्समैन थे, जिन्हें हर राजनीतिक तबके और समाज के सभी तबकों से तारीफ मिलती थी। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए और ज्यादा पहुंच वाला बनाया। I Pranab Mukherjee do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India.